नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, वर्तमान समय में हम मौर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हमने अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तथा मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। उन वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में दिए लिंक से देख सकते हैं या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो के जाकर पहले देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। आज की वीडियो में हम मुख्यतः मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी वह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। यानी देखिए, अर्थव्यवस्था के दो ही आधार हो सकते हैं, या तो कृषि हो या तो व्यापार हो। तो जो इनका केंद्र था वह तो कृषि था, लेकिन व्यापारों के भी प्रमाण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं हुआ करता था और अच्छे खासे पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन जो केंद्र के रूप में रखा जाता है तो उसे विद्वान अर्थव्यवस्था में कृषि को रखते हैं। और यह काल ऐसा था जिसमें पहली बार दासों का उपयोग दिखाई पड़ता है तथा भूमि जो है दो भागों में विभाजित की हुई थी। कुछ भूमि राजा ने या कहें शासक ने अपने पास रखा था तथा कुछ भूमि किसानों की अपनी निजी भूमि हुआ करती थी। और जो राजा की भूमि होती थी उस पर राजा अपने द्वारा किसी को अनुदान पे देकर के किसी के माध्यम से कृषि करवाता था। और जो कृषकों की भूमि थी उस पर किसान राजा क्या करता था, लगान की वसूली करता था। मेगास्थनीज के अनुसार अगर हम बात करें तो अधिकांश भूमि सिंचित थी, यानी अधिकांश भूमियों पर जो है कृषि का कार्य हुआ करता था। और यहाँ पर दोस्तों एक बात देने की एक प्रमाण मिलता है हमें, जिसमें लिखा गया होगा, आपके सामने दिख रहा होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? उसमें हमें यह मिलता है कि महाराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जो कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि कृषि कार्य के लिए मौर्य शासक सजग थे और वह उसके लिए वह कार्य कर रहे थे। भाई, झील का निर्माण क्यों करवाया गया था? इसीलिए करवाया गया। देखिए, पहले ये तो हुआ नहीं कि झील का निर्माण भ्रमण के लिए या पर्यटन के लिए करवाया जाएगा। झील का निर्माण उसने इसीलिए करवाया था कि ताकि वहां पे क्या हो, लोग सिंचाई कर सकें और उत्पादन अच्छा हो। और कहीं न कहीं आप देखेंगे मौर्य काल का जो उदय हुआ वह भी कृषि के आधार पर हुआ, क्योंकि जब लोहे का प्रभाव होता है या लोहे की खोज बढ़ती है, जिससे क्या होता है, कृषक भूमियां बढ़ती हैं, उत्पादन बढ़ता है, अधिशेष उत्पादन बढ़ता है, जिससे लोग व्यापार करते हैं, सेना रखते हैं। तो इसी यही आधार मैंने आपको मगध के उदय में बताया था। जब मैं मगध के उदय महाजनपद काल में पढ़ा रहा था और बताया था कि मगध क्यों शक्तिशाली था, उसमें कहीं न कहीं मैंने बताया था एक मुख्यतः जो आधार आप लेकर चलेंगे वो कृषि को ही लेकर चलेंगे। और वही आधार हमेशा और हमेशा जो है मौर्य का या कहूँ मैं मगध पे जिस वंश ने भी शासन किया उसका कहीं न कहीं जो सबसे शक्तिशाली होने का केंद्र बिंदु बना रहा वह कृषि बनी रही। हमने आपको पहले ही बताया था कि मौर्य काल में कृषि भूमियों को दो भागों में बांटा जाता था, राजकीय भूमि और निजी भूमि। और निजी भूमि पर जो है एक बड़े रूप में टैक्स लिया जाता था, जिसे बलि, ऋण आदि का प्रचलन था। अब बात करें दोस्तों उद्योग के बारे में। उद्योग क्या था या उद्योग कैसे होता था? तो दोस्तों, मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य दोनों उद्योग होते थे। यानी राज्य के अंदर भी उद्योग होते थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में उद्योग हो रहा है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम उद्योग हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य दूसरे राज्य, यानी कि जैसे कि भारत से ईरान, चीन और मिस्र जैसे राज्यों से जो है हमें व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि आप सब पढ़ रहे होंगे, अशोक मौर्य के काल में यूनान से मेगास्थनीज आता है और बिंदुसार के काल में मिस्र से डायमेकस आता है। तो यानी इन सब जगहों से लोग आ रहे थे, तो व्यापार यानी आवागमन था। जब आवागमन का साक्ष्य मिलता है यानी व्यापार के भी साक्ष्य हम यहाँ से अनुमानित करते हैं। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार मौर्यकालीन में प्रचलित थे और व्यापार से संबंधित कुछ नियम बनाए गए थे। जैसे कि व्यापार के मामलों को देखने के लिए अलग से न्यायालय होता था और इसका न्यायाधीश जो होता था वह जो मतलब शिल्पियों संगठन का अध्यक्ष होता था उसे प्रधान या महाश्रेष्ठी कहा जाता था, वही न्यायाधीश होता था और उद्योग के मामलों का वह निपटारा करता था। अब कुछ व्यापारिक संगठन हैं, इनके बारे में जान लीजिए। और क्वेश्चन में अक्सर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इन्हें मिलान करने या पूछ लिया जाता है कि इनका अर्थ क्या है। जैसे श्रेणी था शिल्पियों का संगठन। शिल्पियों के संगठन को क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेणी कहा जाता था। निगम किसे कहा जाता था?
देनदारों महाजनों का संगठन, यानी देनदार महाजन मतलब समझ लीजिए आज की तरह से फाइनेंसर समझ सकते हैं इन्हें। वर्तमान समय में जो कार्य फाइनेंसर करता है वही कार्य देनदार और महाजन उस समय करते थे, यानी कि ब्याज पे लोगों को पैसा दिया करते थे। फिर एक शब्द आता है सार्थवाह, जो था कारवां व्यापारियों का प्रमुख, यानी कि जैसे मान ली कोई व्यापारी का समूह जा रहा होता था व्यापार, उसमें जो उसका हेड होता था, जो अध्यक्ष होता था, उसे सार्थवाह कहा जाता था। इस प्रकार हमने आपको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। हाँ, और एक बात और कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी भारत में जो कुछ बंदरगाह थे, जैसे कि भड़ोच माना जाता है उस समय का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से हमें ब्याह व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मौर्य काल में सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। इस समय सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के हमें प्रचलन में दिखाई पड़ते हैं। सोने के सिक्कों को निष्क तथा स्वर्ण कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को कारसार्पण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। और जो इनका मुख्य रूप से जो कैसे से कहूँ कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, वैसे जो मौर्यकालीन मुद्रा थी उसे पड़ कहा जाता था, जिसे रुपया भी कहते थे। अर्थशास्त्र में जो अगर हम बात करें तो राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि राजा ने व्यवस्था की थी कि हम मुद्राओं को ढालेंगे और उन्हें बाजारों में उतारेंगे, और इसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, और मुद्राओं के जो परीक्षण करने वाला अधिकारी था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। इस प्रकार दोस्तों हमने मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सम्मिलित है, बहुत छोटा है, और मैंने आपसे हमेशा बताया है अगर मौर्य वंश से एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा तो सदैव अशोक, चंद्रगुप्त, अशोक के धम्म, अशोक के शिलालेख, यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था और समाज से क्वेश्चन की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। हाँ, अगर आप आगे एग्जाम देंगे, जैसे कि आप सपोज सिविल सर्विसेज की एग्जाम देते हैं, तो आप उसे मौर्यकालीन कला पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मौर्यकालीन कला पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं मौर्यकालीन समाज, सामाजिक संरचना क्या थी। देखिए, मौर्यकालीन समाज के जो हम अध्ययन करते हैं मुख्यतः दो आधारों पर करते हैं, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के से आधार पर और दूसरा मेगास्थनीज के इंडिका के आधार पर, और कुछ साक्ष्य में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लें समाज का वर्गीकरण कैसा था। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र था, यानी जो चाणक्य ने लिखा, उन्होंने तो समाज को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। यही 5-4 आधार थे इसके अर्थशास्त्र में वर्ण विभाजन के। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज ने था उसने 7 वर्गों में भारतीय समाज को वर्गीकृत किया था, और इस बात को याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर आप छोटे मोटे एग्जाम दे रहे होते हैं तो। 7 वर्ग कौन कौन से थे? जिसमें दोस्तों किसान था, व्यापारी वर्ग था, दास वर्ग था, सामंत वर्ग था, दार्शनिक वर्ग था। ऐसे ऐसे करके उसने 7 वर्गों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। और एक बात याद रखिएगा कि जो मेगास्थनीज था उसका मानना था कि भारत में दास व्यवस्था नहीं है, और मौर्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे या चाणक्य थे, इनका मानना था कि भारत में दास व्यवस्था थी। और इसके बारे में आपको विस्तार से मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बता दिया है। ऐसा क्यों हुआ करता था, आपको ना समझ आए तो आप अभी उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए, स्त्रियों की स्थिति पहले से थोड़ा बेहतर थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियां बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे स्थानों पर नहीं दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि उन्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है, उन्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं था, उन्हें व्यापार करने का अधिकार नहीं था, घूंघट प्रथा दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से हाँ, पहले से कुछ उन्नत हुई है, जैसे कि हम देख रहे थे कि मौर्य काल से पहले नंद वंश में या हर्यक वंश में बात करें, या उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से स्त्रियों की स्थितियों में गिरावट देखने को मिलती है, उन्हें एक वस्तु समझ लिया जाता है भोग का, और उनके साथ जितना ज़्यादा दुर्व्यवहार हो सकता था, जैसे कि हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हमें स्त्रियों के व्यापार का भी साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां समाज से धीरे धीरे थोड़ा खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी, या कुछ बेहतर हो रही थी लेकिन बहुत बेहतर नहीं थी।
जैसे कि बौद्ध एवं यूनानी साक्ष्यों के अनुसार हम देखें तो समाज में सती प्रथा था। अब सती प्रथा आप सभी को पता है कि कोई बहुत अच्छी प्रथा नहीं कहा जाता है, और वेश्यावृत्ति भी समाज में उपलब्ध थी, और उस जो स्त्रियां थी उन्हें रूप जीवा कहा जाता था। यह क्वेश्चन याद रखिए, ये कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूप जीवा किन्हें कहा जाता था। तो जो वैश्याएं थी इस मौर्य काल में उन्हें रूप जीवा कहा जाता था। दास प्रथा का अस्तित्व मेगास्थनीज के अनुसार नहीं था और चाणक्य के अनुसार था। और इस क्या क्यों था, एक बार फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो मेगास्थनीज था वह यूनान से आया हुआ था और वहाँ दासों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, जबकि जो भारत के दास थे उनकी स्थिति वहाँ से बहुत बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे दासों से कार्य तो लिया जाता था, उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता था, उन्हें मनुष्य समझा जाता था, जबकि यूनान वगैरह उन्हें पशु के समान रखा जाता था। इसी को देखते हुए जो मेगास्थनीज था वो कहता है कि दास व्यवस्था नहीं थी, और जबकि वही पर वर्तमान स्थितियों को समझते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चाणक्य कहते हैं नहीं, दास व्यवस्था थी। और मौर्य काल में धर्मों की बात करें, समाज में कौन कौन से धर्म थे, तो मुख्यतः वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं आजीवक धर्म के अनुयायी हमें दिखाई पड़ते हैं। और राजकीय मौर्य सम्राट माने गए किसके किसके अनुयायी थे, जैसे चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, अशोक था। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले थे, और समाज में सहिष्णुता थी। यानी सहिष्णुता का अर्थ यह हुआ कि ऐसा नहीं था कि अगर राजा अशोक जो है बौद्ध धर्म को मान रहे तो बाकी धर्मों का नरसंहार करते थे या उन्हें परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया करते थे। नहीं, सबके साथ सहिष्णुता से व्यवहार किया जाता था तथा सभी के साथ प्रेम व्यवहार से सब लोग रहते थे। हालांकि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। दोस्तों, इस प्रकार हमने मौर्यकालीन प्रशासन तथा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम मौर्यकालीन कला के बारे में बात करेंगे। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी इस वीडियो तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।